ये वॉर फेल क्यों हुई, फास्ट लेके चलेंगे, आप पढ़ लेना। लैक ऑफ यूनिटी, अलग अलग कम्युनिटीज है, कॉमन पर्पस नहीं है, लैक ऑफ कॉमन पर्पस, ठीक है, यूनिटी नहीं है, कॉमन पर्पस नहीं है। पीजेंट्स टैक्स टैक्स रिलीफ के लिए लड़ रहे हैं कि ब्रिटिश को हटाएं ताकि हमें टैक्स रिलीफ तो मिले। उनको जैसे टैक्स रिलीफ दे दिया तो वो लड़ना बंद कर देंगे, आज नहीं तो कल लड़ना बंद कर देंगे। तो ये वॉर लंबी तभी चलती है, ये वॉर खत्म हुई ना जब तो ब्रिटिश ने थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन पॉलिसीज डाल दी। जब रिलैक्स पॉलिसीज डाली थी ना, तो वो ग्रुप जो वॉर का पार्ट थे उनका मसला हल हो गया, तो वो तो वैसे ही फिर बाद में दोबारा खड़े भी नहीं हुए वॉर के लिए। ये कहना चाह रहा हूं मैं, सही है। किसी का ये था कि हमें थ्रोन से हटाया गया है तो हम इसलिए लड़ रहे हैं। कोई ये है कि मुगल रूलरशिप दोबारा आ जाए, मुसलमानों का एम्पायर था वो दोबारा आ जाए, जो कि हिंदू पूरे तौर पे चाह नहीं रहे, सही है। तो इतना इंटैक्ट है, जबकि दूसरी तरफ फोर्स यूनिफाइड है, सिंगल है ब्रिटिश, ठीक है। सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री, अगर इंडिया का इतना सारा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा कनेक्ट हुआ और बहुत सारा हिस्सा कनेक्ट नहीं था, अगर और बहुत सारा भी कनेक्ट हो जाता तो इनकी जो वॉर स्ट्रेटेजी थी और इनके जो पास मिलिट्री इक्विपमेंट था ब्रिटिश के पास, वो इतना स्ट्रांग था कि क्रश कर जाते, ठीक है। तो सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ। रिबल्स लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर रिबल्स की रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, या तो मार मूर के उन्हीं से छीन के मारना है, या आपके पास बिल्कुल बेसिक हथियार होंगे, तलवारें वगैरह होंगी, चप्पल लकड़े होंगे, क्या होंगे इससे ज्यादा क्या, सही है ना। तो बहुत वैसे ही गरीब है, भाई गरीब है, रिसोर्सेज नहीं, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो अगर कल तक तलवार के पैसे थे भी तो वो तो, या तलवार घर में थी वो बेच के तो हमने राशन भरा है पिछले महीने, और आज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जा रहे हैं, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है, आप यूं समझो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन फेलियर, कोऑर्डिनेशन फेलियर, कोऑर्डिनेशन है नहीं किसी किस्म की, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश की बड़ी कोऑर्डिनेशन है। एटीट्यूड, एटीट्यूड ये था जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स थे ना, बड़े बड़े मकाम के लोग, वो ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं, जैसे एलिट्स थे, जो एजुकेटेड लोग थे, मर्चेंट्स थे, जो वेल्दी लोग थे। देखिए आप ये गलत कर रहे हैं कि जो जंग कर रहे हैं ना कि साथ, दिस इज गोना कॉस्ट यू अ लॉट, वो एलिट लोग का ये चल रहा है, वो साथ दे नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरह से रहते हुए इस कॉज को बहुत बड़ा कोई सपोर्ट था नहीं। ब्रिटिश डिप्लोमेसी प्लस हार्श रिप्राइजल्स, ब्रिटिश की डिप्लोमेसी अपनी जगह पर, क्या डिप्लोमेसी थी, क्या पॉलिसी लगा के रखी थी उन्होंने, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक याद रखना, ब्रिटिश इस मेथड पे चल रहे थे। कैरेट मतलब गाजर, स्टिक मतलब लकड़ी, डंडी, सही है। गधे को कैरेट और स्टिक से चलते हो, कैरेट बांध दिया आगे, उसके लिए भागेगा आगे, रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और थक गया भागते भागते तो स्टिक पड़ेगी, सही। तो जो साथ दे रहा है हमारे, उसको गाजर दिखा दी कि आप पहुंचोगे आपको मिलेगा रिवॉर्ड, और जो साथ नहीं दे रहा, जो हमारे खिलाफ है, उसको डंडी पड़ेगी। क्लियर हुई। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जो हमारा, जो ब्रिटिश का साथ देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो दूसरों का साथ देगा उसको पनिश मिलेगी, और जो ब्रिटिश का साथ नहीं देगा, उनका भी नहीं देगा, न्यूट्रल लेगा, उसको ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट। क्लियर है। सो इस मेथड की वजह से जब कानपुर को रिकैप्चर किया और जो पनिश दी, बहुत हार्श पनिशमेंट दी, तो उसके बाद तो वैसे ही फेयर आ गया कि यार ये तो ये सब करते हैं, समझ आ रही बात। तो इस वजह से भी लोग थोड़े से खौफजदा ही रहे उसके अंदर, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। बहादुर शाह जफर का एटीट्यूड और रोल क्या था, भाई मेरा क्या ही रोल था, मैं तो बैठा हुआ था, घंटी बजी, रिबेल्स आए और बोला, मैंने कहा कि भाई नहीं करो ऐसा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे कहा, और मैंने सोचा कि ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर से भी क्या ही मिल रहा है, तो अब करना, तो अब जो है मुझे तो वहां से निकाल दिया, और अपने 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में वाला हाल हो गया। तो यार बड़ा कह लो कि एक कहीं ना कहीं मकाफात अमल कहते हैं कि आपका कोई अमल है पीछे, वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप काबिल भी नहीं उस जगह पर बैठने के, ठीक है। वो पूरा एक अकेले का मसला नहीं, पूरा पीछे मुगल एम्पायर जिस तरह से आ रहा था आखिर अपने वक्त के अंदर, तो वो वैसे ही सोया हुआ एम्पायर था, तो जब जागा भी तो जो है उसका बहुत ही कमजोर हाल था उस वक्त, ठीक है। एनीवेज, हो सकता है कि वो अपने आखिर वक्त में शायद इस चीज का फख्र किया हो कि कोई नहीं, कोशिश तो की, उस कोशिश में मैं साथ तो था, हो सकता है और ज्यादा जिल्लत होती अगर वो इसमें साथ ना होता, सही। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर,
फेलियर के रीजंस बता दिया, अच्छा एटीट्यूड बता दिया, बहादुर शाह जफर का सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना, सारी चीजें बहुत क्लियर है। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर द फेलियर ऑफ वॉर। वॉर तो खत्म हो गई और क्या हुई, फेल हुई। अगर ब्रिटिश की नजर से देखें तो वो जीत गए, लेकिन इंडियंस की नजर से तो फेलियर है ना। तो इस वॉर के बाद के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या लग रहे हैं? ब्रिटिश की हार्श पॉलिसीज, डिवाइड एंड रूल, अब इनको जुड़ने नहीं देना है, सही है। और आर्मी के अंदर ब्रिटिश ने अपने और सोल्जर्स लाके तयन किए कि नहीं यार हमारी आर्मी में इंडियंस को ज्यादा ही है, दोबारा कभी ऐसा ना हो। तो ब्रिटिश सिपाही मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स लाके और तयन किया आर्मीज में, और आर्मीज को अलग अलग कम्युनिटीज को जोड़ के आर्मीज बनाए ताकि आपस में इनमें हम आहंगी ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो। अलग अलग, जैसे अलग अलग कास्ट के हिंदूज को जोड़ दिया कि आर्मी में, तो अलग अलग कास्ट के हिंदू अलग अलग ही रहेंगे, फिर भी साथ में मुसलमानों को जोड़ दिया, अलग अलग कम्युनिटी, ताकि वो ज्यादा यूनाइट ना हो सके। इस और फिर उनमें और डिविजन्स क्रिएट किए और करीब करीब नजरों के अंदर रखा अपनी आर्मी को कि मिल बैठ के बातचीत ना कर लिया करे ज्यादा, सही। इस तरह की पॉलिसीज। ब्रिटिश ने ईआईसी का रूल खत्म किया। ब्रिटिश ने ईआईसी का रूल खत्म किया, सुनने में बड़ी अजीब सी बात है। ईआईसी के रूल को रिप्लेस कर दिया, कहा अब ये कंपनी खत्म, अब ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गई है, खत्म हो गई, ईआईसी खत्म हो गई है। और आज से प्रोक्लेम होता है, 1858 में प्रोक्लेम किया गया, अनाउंस किया गया। प्रोक्लेमेशन मतलब अनाउंसमेंट, कोई ऑफिशियल क्लेम होता है ना, अनाउंस किया जाता है, उसे प्रोक्लेम कहते हैं। 1858 में प्रोक्लेमेशन दी गई कि क्वीन एलिजाबेथ इज द एम्परेस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड नाउ देयर विल बी नो एंड नाउ देयर विल बी अ वॉइस रॉय, जो कि जो एक वॉइस रॉय होगा जो ब्रिटिश से आएगा, जो क्वीन एलिजाबेथ की कमांड पे वॉइस रॉय आएगा इंडिया, पूरे इंडिया को, वो सबसे सुपीरियर फिगर होगा। पूरे इंडिया का फिगर हेड कौन होगा? वाइस रॉय। किंगडम तो खत्म, किंगडम अगर इंडियन किंगडम तो खत्म, अगर है भी तो वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया के किंगडम में आ रही है, ठीक है ना सारा। और वाइस रॉय जो सारे अफेयर्स देखेगा पूरे इंडिया के, फिर वाइस रॉय के अंडर ही होगा जो काम होगा। अगर गवर्नर जनरल्स भी हैं तो वो भी वाइस रॉय के अंडर आएंगे बाद में, क्लियर है। तो वाइस रॉय समझ लो आज का, जैसे किसी कोई सबसे बड़ा फिगर होगा किसी भी कंट्री का, जैसे यूएस के अंदर प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा फिगर है, तो वैसे ही वाइस रॉय कर लो इंडिया का, ये सारे अहकामात उससे चलेंगे, ओके। और वाइस रॉय किसके हुक्म पे चलेगा? डायरेक्ट ब्रिटेन के हुक्म पे, कि वहां से जो द ग्रेट ब्रिटेन से जो हुक्म आ रहा है वाइस रॉय उसको फॉलो करके चल रहा है इंडिया को, ओके। सो ईआईसी का रूल एंड कर दिया गया, ईआईसी को खत्म कर दिया गया और क्राउन राज शुरू हो गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन राज, ब्रिटिश क्राउन राज, ब्रिटिश राज कह लो इसको। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंडेड द रूल ऑफ ईआईसी थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऐसे ही नहीं खत्म कर दिया कि कल से बोल दिया कि ईआईसी जो है ना अब खत्म, वर्बली नहीं होता, बाकायदा लिखत पढ़त में पूरा उसूलों की किताब शाया की गई जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कि इंडिया को इंडिया को गवर्न करने का एक्ट, मतलब उसूल, इंडिया को गवर्न करने के उसूलों की एक किताब है 1858 के अंदर ही छपी। उसके तहत अब इंडिया गवर्न होगा कि इसमें वॉइस रॉय सबसे टॉप फिगर होगा, ईआईसी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया, ताकि थोड़ा लोगों में सुकून आए ना, कि इसीलिए तो लड़ रहे थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए लड़ रहे थे उनको उनका मिल गया, तो वो दोबारा प्राइज नहीं करेंगे, ठीक है। जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको रीनेम क्या कर दिया? वाइस रॉय। और बाद में अब गवर्नर जनरल आएगा भी कोई तो वाइस रॉय के अंडर काम करेगा। गवर्नर जनरल जो होगा वो प्रोविंसेस के वो गवर्नर जनरल, बस तुम वाइस रॉय को तक समझो, अभी मैं आगे समझाऊंगा यूनिट 2 में, क्योंकि जो पूरी ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना यूनिट 2 में आप समझोगे, अभी इसको ज्यादा वो नहीं करना चाहता, खोलना नहीं चाहता। बस वॉइस रॉय टॉप फिगर है। और बाकी क्वीन की प्रोक्लेमेशन बता दी यहां पर, और साथ में बोल दिया क्वीन विक्टोरिया जो है एम्प्रेस ऑफ इंडिया है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी रिलीजियस मैटर्स में, कोई मिशनरी, कोई फोर्स्ड कन्वर्जन वगैरह नहीं होंगी, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। ये बोला है, इस पे अमल कितना हुआ बात की बात है, बोला तो यही है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स में इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज बोलती है। और बाद में कहा लेकिन इंग्लिश एक्ट के तहत एजुकेशन कंपलसरी इंग्लिश, तो इक्वल तो नहीं हुई, आप अब क्या आपकी एजुकेशन से गुजरेंगे तभी मिलेगी, सही। एमनेस्टी टू मोस्ट रेबल्स, एमनेस्टी कहते हैं कि छूट दी, जो बहुत सारे रेबल्स थे ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, उनको छोड़ दिया, बहुत सारों को तो माफ कर दिया, चलो वो इतने हजारों की तादाद में थे, अभी उनको मारना शुरू कर देंगे तो एक और अपराइजिंग हो जाएगी, उनको छुड़ाने के लिए फिर कोई ना खड़े हो जाए तो उनको वैसे ही छोड़ दिया, चलो माफ किया इस दफा। अश्योर्ड द प्रिंसेस, जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस थे उनको अश्योर किया गया
कि आपकी स्टेट्स को और आपके साथ जो भी ट्रीटीज और मुआहदे हुए उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा। सही है, ऐसा नहीं समझेगा कि हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपके मुआहदों के साथ, हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपके मुआहदों। एंडिंग डेलहाउसेस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, कौन सी थी? डेलहाउसे की पॉलिसी का नाम क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डेलहाउसे ने जो पॉलिसी लगाई थी एनेक्सेशन वाली कि जब मेल एयर नहीं होगा तो वह हम अरब ब्रिटिश उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो खत्म कर दी पॉलिसी, जो मैंने ऊपर भी अब जिक्र किया है, खत्म कर दी पॉलिसी। तो इस सब के बाद बहुत सुकून आ ही गया होगा। जरूरी नहीं है सारे प्रोमिसेस पे काम हुआ, लेकिन एक तरह से इस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जब भी इंडियंस खड़े हुए ना अपने हुकूक के लिए, उन्होंने रेफर किया इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कि उसके तहत हमें इक्वालिटी मिलनी थी, उसके तहत हमें गवर्नमेंट में जॉब्स मिलनी थी, सही है, वगैरह वगैरह। तो उस आगे जितनी भी जिद्दोजहद खत्म थोड़ी हुई, यहाँ जंग वाली जिद्दोजहद यहां पर खत्म हो गई। अब इसके बाद पॉलिटिकल जिद्दोजहद होगी जिसमें प्रोटेस्ट होगी पीसफुल ज्यादातर, और अगर कोई जॉब दी गई है बहुत सारे इंडियंस को और तो वो और कोई इंडियंस का हक मार दिया गया तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, उस दिन काम नहीं करेंगे तो ब्रिटिश को नुकसान उससे। इस तरीके के हरबे अपनाए गए, ठीक है, लेकिन आगे भी मसले रहे, लेकिन एटलीस्ट थ्योरेटिकली लिखत में एक बात तो आ गई ना कि ये आपने एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो फ्यूचर जिद्दोजहद इसकी तरफ नजर करके होगी सारी। आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस और भर्ती कर दिए, ब्रिटिश सोल्जर्स और भर्ती कर दिए उसके अंदर, ताकि इंडियंस का रेशो जो है थोड़ा कम हो। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत ही नाम के किए। एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो पहले भी चल रही थी, तो गवर्नेंस के अंदर इन्होंने ये चेंज किया। ये इसलिए भी बता रहा हूं कि बाद में काम आएगी ये बात, तो ये समझना। एक यहां पर लफ्ज आएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा ये चेंज किया कि इंडियंस को कहा कि आप भी गवर्नेंस का हिस्सा बनो। इंडियंस को कहा आपको भी हम गवर्नेंस का हिस्सा बनाते, छोटी छोटी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट की मेन जो शाख है ना, जो जहां से गवर्नमेंट चलती है, वो होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो तमाम गवर्नमेंट के स्टेप्स लेती है। सारी गवर्नमेंट जो चलती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से चलती है। एक और काउंसिल होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां पर होती है मशवरेबाजी, डिस्कशन। क्या होती है यहां पर? डिस्कशंस। तो जो डिस्कशंस वाली काउंसिल है ना, उसमें हिस्सा दिया इंडियंस को। जहां से रियल हुकूमत चलती है, रियल पावर ये है, उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल बता दी कि आप अपने ग्रीवेंसेस इसमें अपने बता सकते हैं कि आपको क्या गम है, क्या चीज चेंज करना है, डिस्कशन यहां हो सकता है। वो डिस्कशन के बदले रिस्पॉन्स यहां से आना है। शायद यहां पर जमा हो कोई बात और वो जो सॉफ्ट वाले मैटर्स हो वो यहां से रिस्पॉन्ड कर भी दे, लेकिन कोई हार्ड मैटर्स हो, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये डिस्कस हो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को जगह दी जाए, तो डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, छोड़ो ये डिस्कशन ही है खाली, सही है। असल हुकूमत चलती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ये डिस्कशन वाला डब्बा है हुकूमत का, लोग बैठ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, वो है। उसमें जो है ना छोटी छोटी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी प्रोविंसेस के अंदर और सेंटर के अंदर। सेंटर मतलब पूरे इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या हर प्रोविंस की अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई, कि हर प्रोविंस की अपनी खुद की काउंसिल भी होती है और पूरे मुल्क की अपनी काउंसिल भी होती है। लेकिन वो उसमें कौन सी वाली दी, किस वाली में हिस्सा दिया? एग्जीक्यूटिव में नहीं दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिस्सा दिया इंडियंस को, ठीक है, कि उसका शरीक बन सकते हैं। तो while allowing Indians only minor roles in administration, इसके अलावा ये काउंसिल बनाने के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खास रोल्स नहीं मिले, छोटे मोटे शायद प्यून टाइप के या थोड़े मैसेज इधर से उधर पहुंचाने वाले, इस तरह वाले रोल्स शायद मिल गए, इस तरह की जॉब्स मिल गई तो मिल गई, बहुत कोई खास जॉब्स तो इंडियंस को नहीं रखा अभी। मुसलमानों पे इंपैक्ट क्या हुआ होगा बताओ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नतीजे में? बहुत हार्श पॉलिसीज, क्योंकि जहां से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी वो सारे मुस्लिम, ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी। बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसके अलावा बीच में सारा दिल्ली वाला एरिया, वो ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थे। तो ब्रिटिश ने कहा, ये ब्रिटिश ने लेबल लगा दिया कि ये एक्चुअली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, ये म्यूटिनी नहीं थी, ये मुस्लिम म्यूटिनी थी। कुछ ब्रिटिशर्स का ये भी मानना था कि मुस्लिम म्यूटिनी थी, और उसके बाद मुस्लिम को वैसे ही पनिश किया, कैरेट नहीं स्टिक मिली उनको, सही है उनको। और फिर मुस्लिम्स को भी मिसट्रस्ट था ब्रिटिश के ऊपर। मुस्लिम्स ऐसा नहीं है कि
प्रोक्लेम कर दिया और छोड़ दिया, तो मुस्लिम्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश को अभी तक भी। तो मुस्लिम ब्रिटिश के एजुकेशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मुसलमानों को ब्रिटिश की जॉब्स भी नहीं मिल रही थी और मुसलमान इकोनॉमिकली और वीक होते चले गए। सही, मुसलमानों को वैसे भी कोई हुकूमत को में कोई पोजीशन नहीं मिली और जॉब्स नाम पे भी नहीं मिली। जितनी भी सिविल जॉब्स थी ना, सिविल जॉब्स मतलब गवर्नमेंट जॉब्स होती है, जितनी भी सिविल जॉब्स थी ना उसमें मुसलमानों को हार्डली कोई जगह मिली है। इंडियंस को, जो दूसरे हिंदूज वगैरह, उनको फिर मिल गई क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से पहले इंग्लिश एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया और वो तरक्की बढ़ गई उनकी। तो मुसलमान और हिंदू कम्युनिटीज के दरमियान गैप इसीलिए रहा कि उन्होंने जल्दी अडॉप्ट कर लिया इंग्लिश एजुकेशन, मुसलमानों ने बहुत लेट अडॉप्ट किया। कब जाके अडॉप्ट किया? जब सर सैयद अहमद खान जैसे रिफॉर्मर्स आए और इन्होंने इस बात की जरूरत समझाई कि कितना जरूरी है इंग्लिश एजुकेशन के जरिए आगे बढ़ना। अब कोई और वे आउट नहीं है हमारे पास। और ये जो बात मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, पढ़ोगे जाहिर सी बात है डिटेल सारी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड यूनिवर्सिटीज, फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े ना। तो पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एक और क्या नतीजे में किया ब्रिटिश ने? यूनिवर्सिटीज खोल दी। कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खोली, बॉम्बे में खोली, मद्रास में खोली, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को बढ़ाते चले गए वो, सही, ताकि वेस्टर्नाइज हो कल्चर और ब्रिटिश को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट करना शुरू हो जाए। और बताया जैसे कि मुसलमानों ने पार्ट नहीं लिया और हिंदुओं ने पार्ट लिया, तो गैप एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बढ़ता गया। हिंदू आगे बढ़ते गए और मुसलमान पीछे रहे, तो जो तरक्की का गैप है वो बढ़ता चला गया। कंसेशन टू प्रिंसेस एंड लैंड एलिट्स, अच्छा, जो साथ दिया जिन्होंने उनको तो रिवॉर्ड किया ही, इसके अलावा प्रिंसेस और जो भी थे उनको ये बात की यकीन दिलाया था ना, प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को फिक्र नहीं करें, आपके साथ ट्रीटीज वो की जाएंगी, जैसे कि अबंडन कर दिया, खत्म कर दिया अर्लियर पॉलिसीज ऑफ, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गई या ऐसी कोई भी पॉलिसी ऑफ प्रिंसेस के हक दबा ले तो वो पॉलिसीज खत्म कर दी गई। ये पहले देख लिया, दोबारा देख लिया, हर हेडिंग के अंदर कुछ बातें पिछली वाली रिपीट हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से जमींदार जो है उनको रिवॉर्ड किया गया कि जिन्होंने साथ दिया, या लोकल लैंडलॉर्ड्स को रिवॉर्ड, मतलब जमीनों के हुक्मरानी पे उनको रखा जिन्होंने ब्रिटिश का पहले साथ दिया था, उनको रिवॉर्ड किया, सही। और बाकी उनके लिए टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए, जो आम पीजेंट्स वगैरह, उन अगर मुसलमान जो थे ना उनको जिस तरह से जो म्यूटनी में खड़े हुए थे या जिन पे शक था कि म्यूटनी में खड़े हुए, उनको जितना जकड़ सकते थे उन्होंने जकड़ा है, ठीक है। समरी के तौर, और ये इंश्योर किया है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरकरार है, अब ना मिले। तो जहां जहां सॉफ्टली, जैसे आर्मी के अंदर अलग अलग लोग डाल दिए और यूनिट्स बना दिए कि मिल ना जाए, सही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ऊपर ही कायम था पूरा ब्रिटिश एम्पायर। इसकी पूरी समरी यहां पर लिखी है कि ये आपका पूरे का पूरा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो क्यों हुआ, क्या हुआ उसके बाद, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश ने अडॉप्ट कर ली उसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सही है। और मजीद इसके अलावा यहां पर इसके बाद कभी आर्म्ड रेबेलियंस नहीं हुए ब्रिटिश के खिलाफ, जंग टाइप का सीन नहीं हुआ है। छोटा मोटा कभी हुआ भी हो तो वो छोटा मोटा ही हुआ होगा, इसके बाद आर्म्ड रेबेलियन नहीं हुए। और ये इंडियंस को भी पता चल गया कि ब्रिटिश के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन करेंगे तो उनके पास बहाना आ जाएगा, वो इतना खतरनाक रिटेलिएट करेंगे क्योंकि वो उनको जवाब मिल जाएगा कि भाई पहले इन्होंने अटैक किया, वो उस अटैक के जवाब में सालों साल भी अटैक करेंगे कि पहले इन्होंने हमारे प्रिजनर कैप्चर किया, और उसके बाद फिर वो सालों साल भी शायद अटैक करते रहेंगे, उनको जवाब चाहिए। तो फिर इंडियंस ने उसके बाद जवाब दिया नहीं इनको। अच्छा, बहरहाल जब ये हुआ ना तो सारी जिद्दोजहद, बाद में जिद्दोजहद खत्म थोड़ी की इंडियंस ने, फिर पॉलिटिकल जिद्दोजहद किस तरह की सूरत में होना शुरू हो गई। इंडिया की जो पार्टी एक बनी, पॉलिटिकल पार्टी बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, ये पहली पॉलिटिकल पार्टी बन गई इंडिया की, जो क्लेम करती थी हम पूरे इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है। पर मुसलमान उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते थे कि, या मुस्लिम लीडर्स उसको इसलिए कहते थे कि ये अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, ये रूल में आ गई और ब्रिटिश चले गए और ये रूल में आ गए तो मुसलमानों के हुकूक सल्ब हो जाएंगे सारे, सही है। मुस्लिम लीडर्स का ये मानना था। तो इवेंचुअली इसके जवाब में मुस्लिम लीडर्स ने तकरीबन 20 साल बाद बनाई AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको मुस्लिम लीग के नाम से हम पहचानेंगे या ML के नाम से पहचानेंगे, ठीक है। तो ये सारी पॉलिटिकल जिद्दोजहद है। इसी तरीके से उसके बाद आगे जाते 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 पाकिस्तान मूवमेंट पे काम होना शुरू हो गया कि नहीं भाई हमें तो एक अलग स्टेट ही चाहिए। ये सब बात के इवेंट्स हैं, सही है।
लेकिन अगर मैं पूछूं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद का क्या आपको आपके लिए रेलिवेंट है, कौन रिफॉर्मर है, तो वो सर सैयद अहमद खान है, कि जिन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद मुसलमानों से ट्रस्ट हट गया ब्रिटिश का, पूरे तौर पर मुसलमान दिन ब दिन पस्ती की हालत में जा रहे हैं। और मुसलमानों का भी एक प्रॉब्लम यह है कि वो एजुकेशन के अंदर अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे, कि ब्रिटिश एजुकेशन है तो हराम है, और स्कॉलर्स वगैरह भी जो है ना इसको वो नहीं कर रहे। मदरसे की एजुकेशन चल रही है लेकिन ये वाली एजुकेशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत पीछे रह रहा है। तो ये मुसलमानों के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की सर सैयद अहमद खान ने, तो इन्होंने बाकायदा स्कूल खोला, जो आप आगे देखोगे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, फिर कॉलेज बना, वो पहले स्कूल फिर वो कॉलेज बना, और जब इनका इंतकाल हो गया उसके बाद जाके, इनके इंतकाल के बहुत दौर बाद आगे जाके यूनिवर्सिटी बन गया वो जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने ये काम किया कि उस एजुकेशन की तरफ लेके आए। इन्होंने मुसलमानों को बताया कि वो ज्यादा आपसे दूर नहीं है, ब्रिटिश और आप में बहुत कुछ कॉमन है। मुसलमानों को ये सिखाया, और ब्रिटिश को ये बताया कि मुसलमान आपके डिसलॉयल नहीं है, आपकी खुद की गलतियां थी जिस वजह से हुई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वरना मुसलमान डिसलॉयल नहीं थे आपके साथ। उन्होंने इस तरह करके मुद्दा पेश किया मुसलमानों का। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है।